हेलो बच्चों। तो आज का जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ये इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे हमारे देश की, और ये सिर्फ हमारे देश की हिस्ट्री नहीं, ये हमारे देश की कहानी भी है बेटा। सोचिए जरा, आज हम इंडिया को जैसे देख रहे हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा था? आपने कई बार सोने की चिड़िया के बारे में भी सुना होगा कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मतलब यह है कि हमारा देश सबसे अमीर देश हुआ करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे हमारे देश के अंदर गरीबी बढ़ने लगी, बेरोजगारी भी बढ़ने लग गई, और बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस भी भारत को देखने मिले। तो आइए आज हम इस चैप्टर के थ्रू इन सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। साथ ही साथ में मैं आपको बताते हुए चलता हूं बेटा कि स्क्रीन पर एक साइड में शॉर्ट नोट्स चलेंगे बेटा आप लोगों के लिए, जो आप बाद में वीडियो पोस्ट करके उसको लिख लीजिएगा। फिलहाल अभी आप मेरी बातों पर और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को समझाने के लिए मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है बेटा। पहला जो पार्ट रहेगा बेटा, यहां हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारतीय इकोनॉमी कैसी थी बेटा। फिर दूसरे फ्रेज में हम चलेंगे और वहां देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमारे देश को कैसे एक्सप्लॉइट किया, और हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी ब्रिटिशर्स के दौरान में। और तीसरा फ्रेज हम यहां पढ़ने जाएंगे बेटा, जहां हम देखेंगे कि आजादी के दौरान में भारतीय इकोनॉमी कैसी थी, उसकी कंडीशन सिचुएशंस कैसी थी बेटा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर से स्टार्ट करते हैं कि भैया यहां पर जो है अंग्रेज नहीं आए हैं। तो देखो बेटा, एक बहुत डेवलप्ड और प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी भारतीय इकोनॉमी को बोला जाता है ब्रिटिशर्स के आने से पहले, कि एक ऐसी इकोनॉमी जो बहुत फल फूल रही थी, सेल्फ रिलायंट थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी बेटा। और यहां पर एक ट्रेवलर हैं हमारे फ्रेंच के, बर्लिन जिनका नाम है बेटा, उन्होंने भी बताया है कि भारत का जो बंगाल है वो मिस्र मतलब इजिप्ट से भी अमीर है, और भारत देश के अंदर ज्यादातर आबादी जो है बेटा वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। इसलिए हमारा एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा डेवलप था, और हमारे देश के गांव भी सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट थे बेटा। अब इसके बाद जो आबादी बचती है हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो दूसरा सोर्स था हमारे पास में हैंडलूम इंडस्ट्रीज। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा बेटा कि हमारे देश का जो रॉ मटेरियल है वो बड़ा ही फेमस था आउट ऑफ इंडिया। चाहे मैं स्पाइसेस की बात करूं, चाहे मैं आपसे टी की बात करूं बेटा, या कपड़ों की, टेक्सटाइल की बात करूं, भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं रॉ मटेरियल, वो आउट ऑफ इंडिया में वर्ल्ड वाइडली एंजॉय करते थे। उससे अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट और कहीं नहीं मिलता था। तो हैंडलूम इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज थी बेटा जहां पर हाथों से इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता था। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पूरे विश्व में फेमस थी, और हमारे देश के वो कारीगर जो इन चीजों को बनाते थे उनकी कारीगरी भी बहुत फेमस थी। तो हैंडलूम इंडस्ट्रीज ने यहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के बाद में लोगों को रोजगार दे रखा था। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि आजादी से ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारतीय इकोनॉमी कैसी थी, तो मैं यही कहूंगा बहुत अच्छी थी, सेल्फ रिलायंट थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये बिफोर कंडीशंस थी बेटा। हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको समझेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। बाकी साइड में बेटा यहां पर नोट्स, शॉर्ट नोट्स चल रहे हैं बेटा, उनको आप पढ़ते चलिएगा, उनको लिख लेना, आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। फिर इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं बेटा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने और भी बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना और करवाना भूलना मत, और बेल आइकन को प्रेस करना बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो हमने बिफोर सिचुएशन पढ़ी। आ जाओ अब देखते हैं कि आफ्टर सिचुएशन के मतलब ब्रिटिशर्स आ गए हैं अब देश में, अब इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। जब अंग्रेज यहां पर आए, ब्रिटिशर्स जब यहां पर आए, तो उन्होंने देखा कि भारत के अंदर रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है,
बट इनके पास में फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। इनके पास इंडस्ट्रीज के नाम पर हैंडलूम इंडस्ट्रीज है, तो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली इनको गिराना स्टार्ट किया। यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत सी जगहों पर कॉलोनियल रूल बोला जाता है बेटा। तो कॉलोनियल रूल का मतलब होता है एक पावरफुल इकोनॉमी एक वीक इकोनॉमी के ऊपर जब कंट्रोल कर लेती है, उसे कॉलोनियल रूल कहा जाता है। तो भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, इसलिए कॉलोनियल रूल इक्वल टू ब्रिटिशर्स रूल कहलाता है बेटा। इज दैट क्लियर? और यहां पर ब्रिटिशर्स भारतीय इकोनॉमी को और डेवलप करने के लिए नहीं आए थे। वो यहां आए थे कि वो भारतीय इकोनॉमी को यहां पर यूज कर सके इस तरीके से जिससे वो अपने देश की इकोनॉमी को डेवलप कर सके बेटा। तो वो एज अ फीडर इंडियन इकोनॉमी को यूज करने वाली थी, जिससे उनका देश और डेवलप हो। उन्होंने यहां पर क्या किया, भारतीय इकोनॉमी को एक सप्लायर इकोनॉमी बना दिया, जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है ब्रिटिश के अंदर, और वहां से वो उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके दोबारा इंडिया में इंपोर्ट करते हैं बेटा। अब क्योंकि हैंडलूम इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर हाई टैक्सेस लगाकर उसको इतना एक्सपेंसिव कर दिया कि जो उनकी मशीन से बनकर गुड्स इंडिया में आ रहा था वो कंपैरेटिवली हैंडलूम प्रोडक्ट्स के सामने बहुत सस्ता था। तो जो कंज्यूमर हैं उन्होंने हैंडलूम प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर दिया और ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ बेटा, हैंडलूम इंडस्ट्रीज धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गई और एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जब पूरी तरीके से हैंडलूम इंडस्ट्री बंद हो गई। और जब पूरी तरीके से हैंडलूम इंडस्ट्री बंद हो गई तो यहां पर इंडिया के लोगों के पास में और कोई ऑप्शन नहीं रहा ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट को यूज करने के अलावा। और साथ ही साथ में हैंडलूम इंडस्ट्री जब बंद हुई तो एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ह्यूमन रिसोर्सेस का बेरोजगार मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया बेटा। तो यहां पर बहुत लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ब्रिटिशर्स के दौरान में। लो लेवल भी मैं तो नहीं बोलूंगा, बिल्कुल ही नहीं था। वो लोग सिर्फ अपने देश की इकोनॉमी को इंप्रूव करने के बारे में सोच रहे थे, सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट करना था इंडियन इकोनॉमी और उसके रिसोर्सेस का। इज दैट क्लियर बेटा? तो ऐसी कंडीशन थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उन्होंने इस तरीके से इसका एक्सप्लॉइटेशन किया। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको अच्छे से यहां तक भी समझ में आ रहा होगा बेटा। चलो आगे देखते हैं बच्चे, आगे हमसे क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए, अब अपन यहां पर डिस्कस करेंगे इस बारे में कि जब ब्रिटिशर्स चले गए, आजादी का वो दिन आ गया, तो आजादी के दौरान में भारतीय इकोनॉमी कैसी थी? क्या सर बहुत अच्छी हो गई थी या बहुत बुरी थी? तो जाहिर सी बात है बेटा, 200 साल एक्सप्लॉइट किया उन्होंने, 200 साल जो है उन्होंने यूज किया भारतीय इकोनॉमी का और एक्सप्लॉइट किया। तो बेटा अच्छी तो कैसे रहेगी इकोनॉमी? इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल था बेटा। इतना बुरा हाल था कि चारों तरफ पोवर्टी, गरीबी गरीबी थी बेटा। और उस गरीबी से लोगों को बाहर निकालने के लिए हमारे देश की सरकार के पास में रिसोर्सेस तक नहीं थे। इज दैट क्लियर? तो ये कंडीशन थी आजादी के दौरान में। आजादी के दौरान में कॉलोनियल इकोनॉमी था हमारा देश, एक भारतीय इकोनॉमी नहीं था, पूरी तरीके से ब्रिटिश का यहाँ पर एक्वायर था। उन्होंने 200 साल तक पूरी तरीके से भारत की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया, एक्सप्लॉइटेशन किया बेटा, जिससे भारतीय इकोनॉमी बहुत बहुत ज्यादा वीक हो गई बेटा। साथ ही साथ में बेटा यहाँ पर स्टिंक्ट इकोनॉमी भी थी बेटा। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर थी बेटा। बेरोजगारी के वजह से यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा थी बेटा, ठीक है ना, जिस वजह से यहाँ पर जो है ग्रोथ रेट भारत की दिन पे दिन गिरती चली जा रही थी, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे बेटा कि जिससे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें और हमारे देश को आजादी के दौरान में
गरीबी की रेखा के नीचे से गरीबी रेखा से निकाल के ले आए। इज दैट क्लियर बेटा? तीसरा बैकवर्ड इकोनॉमी थी बेटा, ठीक है ना, क्योंकि इतने साल हमारे देश का एक्सप्लोइटेशन हुआ तो हमारी इकोनॉमी बहुत बैकफुट पर चली गई बेटा। हमारा जो बहुत सारा पार्ट था वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट था बेटा, जो कि वो भी डेवलप नहीं था पूर्ण रूप से बेटा। साथ ही साथ में हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, है ना, और बिल्कुल लिटरेसी लेवल बहुत कम था यहाँ पर हमारे देश के अंदर। और साथ ही साथ में बेटा यहाँ पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम, जब मार्केट में, जब हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो लोगों की जेबों में क्या पैसा आएगा? पर कैपिटा इनकम मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति सालाना कितना कमा रहा है। तो जब कमाने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो क्या कमाएगा बेचारा वो। तो यहां पर बहुत बुरा हाल था आजादी के दौरान में हमारे देश की इकोनॉमी का। तो ये था बेटा। अब आगे देखते हैं और समझते हैं और भी चीजें, जैसे सेमी फेडरल इकोनॉमी। हमारे देश जो है एक सेमी फेडरल इकोनॉमी था, मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ही थी हमारे देश में, बट दोनों में ही हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहे थे बेटा। हम जब भी उस दौरान में भी जो है नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे बेटा। हम लोग नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे और ना ही हमारी इंडस्ट्रीज में कोई ऐसी एडवांस मशीन थी जिससे हम रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए बेटा। तो सेमी फेडरल इकोनॉमी मतलब होता है कि यहां पर एग्रीकल्चर और मॉडर्न इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, ठीक है बेटा। और इसके बाद बात करते हैं एम्पिटेंट इकोनॉमी, मतलब आजादी के दौरान में भारत ने एक और बहुत बड़ा क्राइसिस झेला, वो था पार्टीशन का, जहां पर पार्टीशन किया गया और एक दूसरा देश बनाया गया पाकिस्तान, जिस वजह से बहुत सारे क्राइसिस, लड़ाई झगड़े, दंगे हमें देखने को मिले और हमारे देश ने वो झेला। बहुत सारे पाकिस्तान से लोग माइग्रेट होकर रिफ्यूजीज के रूप में इंडिया में आए। अब हमारे पास में उनको रखने के लिए और उनको खिलाने पिलाने के लिए रिसोर्सेज बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे। तो वो क्राइसिस वो समय भारत ने देखा बेटा। साथ ही साथ में पार्टीशन के दौरान में, पार्टीशन की वजह से हमारे देश को एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और वो नुकसान क्या हुआ बेटा? पार्टीशन की वजह से एक ऐसा लैंड वहां पर चला गया पाकिस्तान के हिस्से में, जिस एरिया में कॉटन, जूट ये बहुत अच्छा होता था बेटा। तो वो बहुत बड़ा पार्ट जो है पाकिस्तान के पास चला गया, तो वो अपॉर्चुनिटी जो है इंडिया के पास से चली गई बेटा। तो ये नुकसान हुए भारत को, इसलिए इसको एम्प्यूटेड इकोनॉमी भी कहा जाता है कि आजादी के बाद में यहां पर जो भी क्राइसिस हुए हैं, जैसे पार्टीशन होना, है ना, एक बहुत बड़ा लैंड, ऐसा लैंड जहां पर जूट और कपास मतलब कॉटन बहुत ज्यादा होता है, वो भी चला गया बेटा। तो जिससे इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ बेटा, ठीक है। तो ये था हमारे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दौरान में कि कैसा था। अब देखो बेटा, इसको समझाने के लिए ना, क्योंकि तीनों सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसको समझाने के लिए भी मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है, जहां पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको अंग्रेज आने से पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैसी थी, कि या ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर कैसा था, उसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटिशर्स के दौरान में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या होती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, या फॉरेन सेक्टर कैसा था। इज दैट क्लियर बेटा? ये हम देखेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कॉमर्शलाइजेशन या कैश क्रॉपिंग के बारे में बेटा। कॉमर्शलाइजेशन या कैश क्रॉपिंग के बारे में हम क्या देखेंगे बेटा? क्योंकि यहां पर ब्रिटिशर्स ने हमें कैश क्रॉपिंग या कॉमर्शियल क्रॉपिंग करना सिखाया। उन्होंने जबरदस्ती हम लोगों से यहां पर जो है कैश क्रॉपिंग या कॉमर्शलाइजेशन क्रॉपिंग कराया, जिसमें उनका मेन टारगेट था ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल लेना अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी मशीन्स के लिए, जिससे वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसे इंडिया में दोबारा इंपोर्ट करके इंडिया में बेच सके। इसके लिए सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कॉमर्शलाइजेशन में फोकस किया जाता था, यहां पर जूट, कॉटन, इंडिको के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ये हम इन सेक्टर्स में आने वाली क्लास में
पढ़ेंगे बेटा। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई नए बच्चे हैं इस क्लास के अंदर, तो बेटा नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, आप वहां नंबर से हमें व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो और हमसे पूछ सकते हो बेटा। और आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, हम वहां पर भी आपको जवाब देंगे। और अगर आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा बेटा तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। और अपने और भी बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करना बेटा। इन कुछ काम अगर आप हमारे लिए कर दोगे तो उससे हमारा और मनोबल मतलब मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, और हम और कोशिश करते हैं कि और आसान भाषा में इजी तरीके से इजी फॉर्मेट के साथ आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ सकें, ताकि आपको एक ही बार में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।